बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट है। एक तो लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब ने जिस बयानिए के साथ आगाज़ किया, उस बयानिए पर न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि इंडिया के मीडिया के ऊपर भी बड़ा शोर शराबा मचा हुआ है और एक तूफ़ान बरपा है इंडिया के मीडिया पे, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान की फ़ौज और ISI को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और इमरान खान के उस बयानियों को जो उन्होंने DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इख्तियार किया, उसको बड़ा नुमाया कवरेज दी जा रही है। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, जो आज़म स्वाति साहब ने इल्ज़ाम लगाया ISI के 2 सीनियर अफसरों के नाम लेकर कि वो मुबैना तौर के ऊपर उन पे जो बरहना तशद्दुद हुआ उसके ज़िम्मेदार हैं और उनके मुल्ज़िम वो हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने आर्मी चीफ़ से भी मुतालबा किया और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा किया कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी की जाए, उनको उनके ओहदों से हटाया जाए। लेकिन उनके दिफा में वज़ारत दाखिला और ख़ुद वज़ीर दाखिला और जो FIA के साइबर क्राइम विंग के मुतल्लिका अफसर हैं वो आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर उन्होंने आज़म स्वाति के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और इमरान खान ने आज़म स्वाति के इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर जो तकरीर की लाहौर में, उसको भी उन्होंने मुस्तरद किया और कहा कि इस किस्म का कोई वाक़या पेश ही नहीं आया तो तहकीकात की क्या ज़रूरत है। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। और फिर इस वक्त जब मुल्क एक बड़े संगीन माशी, सियासी और कुदरती आफत जो सैलाब आया था उसकी जद में है, लेकिन हुकूमत के वज़रा और मुशीरों की तादाद में आए रोज़ इजाफ़ा हो रहा है और ये मजमूई तौर के ऊपर तादाद जो है वो 76 तक पहुँच चुकी है। तारिक पाशा को वज़ीर आज़म ने अपना मामले ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू जो है मुकर्रर किया है। तो इस तरह से ये एक मज़ीद तादाद में इजाफ़ा हुआ। एक अहमद जवाद ने सुबह इस्तीफ़ा दिया और शाम को एक उस कमी को दोबारा पूरा करके तारिक महमूद पाशा को वज़ीर आज़म का मामले ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू मुकर्रर कर दिया गया। इस तरह से वफाकी वज़रा मुमलकत और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी या मुशीरों की तादाद जो है वो एक बार फिर 76 हो गई है। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है और वफाकी हुकूमत ने वज़ारत दाखिला के लिए 33 करोड़ और 39 लाख रुपए की मंजूरी दी है और ये 33 करोड़ 39 लाख रुपए लॉन्ग मार्च को निपटने के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं उनके ऊपर खर्च होंगे, जबकि ECC ने वज़ारत दिफा के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट जो है वो मंजूर की है। और बड़ी ये इस वक्त सिचुएशन जो है वो एक बड़े सियासी एतबार से भी, माशी एतबार से भी, इंतज़ामी एतबार से भी, माली एतबार से भी रोज़ बरोज़ लम्हा ब लम्हा तब्दीलियाँ हो रही हैं। इन सब मामलात पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं इमरान खान साहब के बयानिए के हवाले से। और वो जो उन्होंने बात आज की, जनरल बाजवा को मुखातिब किया, DGISI को मुखातिब किया और आज़म स्वाति प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ISI के 2 सीनियर अफसरों के नाम लेके कहा कि ये बरहना तशद्दुद करने के बराह रास्त ज़िम्मेदार वो हैं और उन्होंने जो तहकीकात का मुतालबा किया, इस बयानिए को इंडिया में बहुत ज़्यादा उनके मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर हाहुकार मची हुई है, शोर शराबा हो रहा है और इस पे इंडियन मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि हम तो बड़े अरसे से ISI को एक्सपोज करने का अज़्म लेके बैठे हुए हैं और ये हमारा मिशन है। और इसमें इस बयान को ख़ास तौर के ऊपर बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ISI या पाकिस्तान आर्मी जो है पॉलिटिकली क्या रोल प्ले करती है, किस तरह से पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को, और सेनेटर्स भी जो ऐसा सेनेटर जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट की पार्लिमानी कमेटी है उसका सरबराह है, उसको उठा के इस तरह से मुबैना तौर के ऊपर बना करके तशद्दुद किया जाता है और उसके अंदर नाम बराह रास्त ISI के इंटरनल विंग के सरबराह का नाम आता है और फिर इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर का नाम आता है। तो ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के लिए एक ये तशवीशनाक बात है। हमें मेरा ख्याल है कि हमने पहले भी ये बात की कि बेवक्त एक जो है कि इल एडवाइस प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी DGISI से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR भी कर सकते थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर दिफा भी कर सकते थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर दाखिला भी कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से इत्तेहादी हुकूमत की 13 जमातें मिलकर जो है कि ये वज़ारत दिफा का ISI का
दिफा नहीं कर सकी, ISPR का दिफा नहीं कर सकी, जिसके बाद मजबूरन इन दोनों फौजी अफसरों को सामने आना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव होने की बजाय उल्टा नेगेटिव हुआ है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी, पाकिस्तान से बाहर भी मुल्की इदारों के लिए सुबकी का सामना उठाना पड़ रहा है। अभी भी हमें होश के नाखुन लेने चाहिए, हमारी सियासी क़यादत को भी गुरेज करना चाहिए कि सियासी जलसों में पब्लिकली इस तरह से मामलात को ना उछाला जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी कायदीन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जवाज़ बनाकर मज़ीद गंद उछालेंगे तो यकीनी तौर के ऊपर जो दूसरा फरीक है वो इस पर जवाबी हमला ज़रूर करेगा। पाकिस्तान की सियासत नहीं बल्कि दुनिया भर की सियासत में ऐसा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे इदारों को सियासत से दूर रहना चाहिए या पब्लिकली अपना फेस सामने लाकर इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, जो एक संगीन गलती विद इन फोर्सेस विद इन स्टैब्लिशमेंट जो है कि इसको समझा जा रहा है कि शायद वो लोग जो स्टैब्लिशमेंट के साथ वाबस्ता रहे उनका भी ख्याल है कि ये बड़ी इल एडवाइस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी कुछ हुआ नहीं, हमें ज़रा होश के नाखुन लेकर इसके ऊपर नज़रसानी करनी होगी। दूसरा मामला जो वजारत दाखिला का है और आज़म स्वाति के इल्ज़ामात का मामला है, ये एक बड़ा संगीन ये इल्ज़ाम है। सिर्फ इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की साख इतनी अच्छी नहीं है, ना इस पर कोई यकीन करेगा। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों की नाकामी की वजह से ही ISPR और ISI के सरबराह को मंजर आम पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी थी। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वजह से वो जो तासुर अभी तक कायम हुआ है वो ज़ाइल नहीं होगा। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इसकी एक आज़ादाना तहकीक करवाई जाए। अगर आज़म स्वाति साहब का इल्ज़ाम बेबुनियाद है तो फिर उनको फिक्स किया जाए इस बेबुनियाद इल्ज़ाम की वजह से कि उन्होंने इदारे की जो तकद्दुस है, साख है, उसको नुकसान पहुँचाया और एक झूठा मन घड़त बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। और अगर इस इल्ज़ाम में सदाकत है तो फिर उन अफसरों के ख़िलाफ़ ऐसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो कि पाकिस्तान के और इंटरनेशनल कवानीन जिनका तकाज़ा करते हैं। ये एक आम बात नहीं है। अगर ऐसे वाक़यात होते हैं और बदकिस्मती से अगर काली भेड़ें चाहे हमारे मीडिया में हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अंदर हैं, चाहे हुकूमत के अंदर हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, चाहे जुडिशरी के अंदर है, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। कानून को किसी को कानून से बाला नहीं होना चाहिए। अगर ये हम मिसाल कायम करेंगे तो इससे हमारे इदारों का जो वक़ार है वो ज़्यादा बुलंद होगा, साख ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन अगर हम अपनी काली भेड़ों, अगर मैं एज ए मीडिया पर्सन अपनी अंदर की काली भेड़ों का दिफा करूंगा तो मैं अपने इदारे के साथ मुखलिस नहीं होऊंगा, मैं अपने मीडिया इंस्टीट्यूशंस के साथ मुखलिस नहीं होऊंगा और उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। तो इसलिए हमें ये ज़रूर सीखना होगा। दूसरी बात, कानूनी महाज पर हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा है और वो धचका ये लगा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए हैं और 4 साल के बाद जो है आसमा जहांगीर ग्रुप को शिकस्त हुई है और हामिद खान ग्रुप जो है कि उसको कामयाबी हासिल हुई और उनके जो उम्मीदवार थे आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार पिछले 1-2 सालों के अंदर जो उसने एक गवर्नमेंट या PMLN के अलाइज़ के तौर के ऊपर जो अदालतों के अंदर रोल किरदार अदा किया, उसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म की जा रही थी वकला बरदरी के अंदर भी। तो शायद ये उसी का रिएक्शन है कि 4 साल के बाद आसमा जहांगीर ग्रुप को शिकस्त हुई है। और ये हुकूमत के लिए भी बड़ा एक धचका होगा कि जजेस की तकर्री या मामला हो या बड़े अहम लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हों, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का बड़ा अहम रोल होता है। और अब सुप्रीम कोर्ट बार में हुकूमत मुखालिफ ग्रुप जो है कि वो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार आया और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो ये इस वक्त तक की डेवलपमेंट थी। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि मामलात आगे अगले दिनों के अंदर लॉन्ग मार्च जैसे जैसे अब कल जो है कि वो लाहौर से निकलेगा गुजरांवाला के लिए, तो फिर क्या रुख इख्तियार करता है। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।